नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे। हाजिर हैं हम अपने साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां राजनीति से जुड़े अपने सवाल आप हमें भेजते हैं। तो आज हम संचित सुमन के सवाल से शुरुआत करते हैं शो की, जो जानना चाहते हैं बिहार के बारे में। वो कहते हैं, हाल में ही कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की एक तरह से धमकी दे दी है, क्योंकि राज्य में चुनाव आयोग द्वारा जो विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर जो एक्सरसाइज चल रही है, जिसके जरिए मतदाता सूची तैयार की जा रही थी, ऐसा लग रहा है, वो कहते हैं कि वो बिना किसी सबूत के फिर से झूठ का राग अलाप रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग की कोई गड़बड़ी नजर आती है आपको? पहले तो ये बहिष्कार करना जो है, ये वैसे एक एम्प्टी थ्रेट है। बहिष्कार करेंगे नहीं, ये थोड़ा प्रेशर टैक्टिक है। बिकॉज आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी झुक नहीं रही है, इस मामले में आगे बढ़ती चली जा रही है। सरकार की तरफ से भी ऐसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो प्रेशर टैक्टिक है इससे। और बेसिकली वो कहते हैं ना कि वो हीट और ज़्यादा बढ़ाना इलेक्शन कमीशन पे, तो ज़्यादा उस पर कुछ होगा नहीं। दूसरा, जहाँ तक गड़बड़ी की बात है, तो नहीं, गड़बड़ी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन टाइमिंग को लेके जो है सो एक तो इशू है कि इतने कम समय में। और आपने देखा जेडीयू के एमपी ने भी बोल दिया कि मेरा बेटा बाहर है, उससे क्या वो डिसइंफ्रेंचाइज हो जाएगा क्या, कि वो आ नहीं सकता है इसके लिए। इशूज हैं जो आपको माइग्रेंट्स जैसे कह रहे हैं। अब बिहार के 20% माइग्रेंट्स हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन दे दिया। आपको क्या लगता है कि जो कलकत्ता में हो या फिर दिल्ली में जो लेबरर्स हैं, वो कि कहाँ जाके ऑनलाइन कहाँ जाके उसको भरने वाले हैं? वो कितना उनमें अवेयरनेस है? तो इश्यूज हैं। इतना कम समय को इलेक्शन के ठीक ठीक पहले क्यों? या तो आपको पहले से करना चाहिए था, या फिर बिहार के बाद कर लेते हैं। क्योंकि अभी इतने ये हड़बड़ी में करने में बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज होंगे, और बहुत सारे गलत लोग भी, मतलब सही लोग भी बहुत सारे उसमें निकल जाएंगे। अब उनका क्या होगा दोस्त? वो क्या कोर्ट में जाते रहेंगे जब तक वो आप पूरा प्रोसेस में आएंगे? क्योंकि उनको आप कितना समय देना है? 3 महीना बचा। कई लोग उसमें हो सकता है कोर्ट में चले जाए इसको लेके, फिर फंसेगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट से भी फाइनल आपको ये नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली हियरिंग ये कहा था कि ठीक है, आप आधार को कंसीडर क्यों नहीं करते, आप ईपीआईसी जो है उसको कंसीडर क्यों नहीं करते? इसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हियरिंग होगी? अब इलेक्शन के ठीक पहले इस तरह का अनसर्टेनिटी वोटर लिस्ट के बारे में, ये ठीक नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि एक जनरली लोगों में एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कि मतलब कितना क्रेडिबल होगा इलेक्शन ये। और इलेक्शन कमीशन को ये देखने की जरूरत है कि जो भी आप करो, क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। और क्रेडिबिलिटी लाने के लिए आपको अपोजिशन की भी सुननी पड़ेगी। अगर सीधे आप कुछ नहीं सुन, उनको सारे आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए आप आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है, आप चुनाव करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट जो भी होगा, ये साइड या वो साइड, हमेशा इस लोगों के मन में हमेशा ही संशय रहेगा, जो भी जीते, कि शायद ये तो कारण नहीं था। तो इतनी जल्दबाजी थोड़ा सा ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है। शायद आप बिहार चुनाव के बाद कर लेते, उसको फिर अगले अगले असेंबली इलेक्शन से सबको शुरू कर देते। हाँ, यही प्ली ऑपोजिशन दे रही है कि इतनी जल्दी कहती, वो थोड़ा प्रॉब्लम है जी। गड़बड़ी में मैं नहीं जाऊंगा, मतलब गड़बड़ी तो ठीक है, अपोजिशन का आरोप लगता है, हमें पता नहीं क्या होगा उसमें, लेकिन जल्दबाजी इशू है। एक और हमारे व्यूअर हैं जो अपने आप को विक्टिमहुड नाम से जानते हैं। वो जानना चाह रहे हैं, अगर वो कहते हैं चारा घोटाला गठबंधन चुनाव नहीं लड़ता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि बिहार में भाई भतीजावाद और सांप्रदायिकता हार गई है? नहीं, एक तो मैं जिस तरह का डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं वो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। जो हुआ पूरा गठबंधन को ही मैं इस नाम से नहीं कह सकता। कुछ इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो आरोप होंगे दूसरी बात है। और चूंकि ये पूरा हाइपोथेटिकल है, आप कह रहे हैं कि अगर नहीं लड़े तो इसका क्या मतलब होगा, वो मुझे, मैंने जैसा कहा कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं लड़ेंगे, वो प्रेशर टैक्टिक है, तो उसके आगे सोचने का मतलब, उस पर स्पेकुलेट करने का कोई विषय नहीं है। हमारी एक और व्यूअर आई एम स्पाइसी जलेबी जानना चाहते हैं, आपके अनुसार अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, और वह आरिफ मोहम्मद खान साहिब भी हो सकते हैं? देखिए, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, और इनफैक्ट किसी को भी कोई जानकारी अभी नहीं होगी। मुझे अभी तो रेजिग्नेशन 21 को तो रेजिग्नेशन हुआ है उनका जी। तो इतने कम समय में बीजेपी की लीडरशिप भी जब तक बैठ के नहीं सोच रही होगी, प्रोसेस शुरू भी नहीं हो, कम से कम डेट तो अनाउंस हो। उसके बाद हर एक पार्टी, मतलब अपोजिशन, आपके ट्रेजरी बेंचेस के लोग जो हैं, सो रूलिंग पार्टी बैठेगी, फिर डिसाइड करेगी। तो जब टॉप लेवल पे बीजेपी ही में जब कोई डिस्कशन शुरू नहीं हुआ है,
तो मैं इस पे क्या स्पेकुलेट कर सकता हूँ? वीपी वर्धन और अनुभव सक्सेना, मैं इन दोनों के प्रश्न एक साथ लेना चाहूँगी, जुड़े हुए हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि वीपी को एक तरह से क्यों इनका रेज़िग्नेशन हुआ, और अनुभव सक्सेना जानना चाहते हैं कि जगदीप धनखड़ के जाने से भाजपा को क्या नुकसान होगा? भाजपा का यह तीसरा कार्यकाल तेज़ी से बिना किसी मेहनत के, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो या घरेलू राजनीति हो, गलतियों का दौर वो कहते हैं बनता जा रहा है। फिर अचानक शाह मोदी जैसे महारथी क्यों नाकाम हो रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। देखिए, पहले मैं सबसे पहले तो ये कहना है कि वो नाकाम हो रहे हैं, वो मैं जी। एग्री नहीं करता। कुछ सेटबैक्स हुए हैं। नाकाम पूरा ही डिक्लेयर कर देना कि वो नाकाम हो रहे हैं, ये थोड़ा गलत होगा कहना। हुँ, जहाँ तक पहली बात जो इन्होंने कही कि वीपी का मतलब क्या हुआ है, कैसे, वो जो हुँ, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस पर मेरे पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, जो कि जनरल जो एक परसेप्शन है कि जिन कारणों से वो गए, उससे थोड़े अलग हैं। कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अभी मैं 1-2 दिन में थोड़ा और बातचीत करके, तो मैं अगला पॉलिटिकली करेक्ट जो मैं करता हूँ, हुँ, वो जो मेरा प्रोग्राम है, वो मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग को आता है। तब तक मैं एक क्लियर पिक्चर दे पाऊँगा तब तक। हुँ, अभी भी मैं भी घूम ही रहा हूँ, लोगों से बात ही कर रहा हूँ, तो अभी मुझे भी एग्ज़ैक्ट क्लैरिटी नहीं है। हुँ, हाँ, ये है कि जो अभी तक जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, जो सोर्सेज़ करके या रूलिंग पार्टी से या एनडीए के लोगों से, वो भी स्पेकुलेट कर रहे हैं। हुँ, तो आपने देखा होगा कि हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने भी कंडक्ट लेटर में इसलिए किया कि ठीक है, जो सामने रीजन है वो तो आप डिस्कस कर लीजिए, कैसे ये प्रॉब्लम हुए उस दिन, हुँ, लेकिन ट्रिगर क्या हुआ, क्यों जाना पड़ा, वो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है जो कि जनरल एक पब्लिक में है। तो मैं शायद मंडे ट्यूसडे तक मैं अपना अगले शो में इस पर क्लैरिटी के साथ कह पाऊंगा। और जो उनके जाने से नुकसान। उनका नुकसान का है, देखिए, एक भाजपा में एक जाट प्रॉब्लम है। मतलब इसके पहले आपने देखा सत्यपाल मलिक में जो हुआ, हुँ, अब उससे थोड़ा इमेज जाना आप, फिर धनखड़ धनखड़ साहब हैं, इनका भी आपने देखा होगा हरियाणा में। अब धनखड़ साहब का जैसे वो कहते हैं कि उनका जो लीडरशिप बनने में, जो लीडर बनने में जो था योगदान, जैसे देवीलाल जी का था। देवीलाल जी ने कहा कि देखो तुम प्लीडर हो, धनखड़ लॉयर हैं, तो प्लीडर हो उसमें से पी निकाल लो, लीडर तुम्हें लीडर बनना है। और फिर वो देवीलाल काफ़ी क्रिएट करते हैं, तो देवीलाल के अभी जो जितने फैमिली के लोग हैं काफ़ी क्रिटिकल हैं, मतलब सरकार के बारे में। फिर खाप पंचायत भी हरियाणा में है, वो भी तो क्रिटिकल हो रहा है। लेकिन हुँ, ये अभी इमीडिएट रिएक्शन है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? क्योंकि हमने ये भी देखा कि अब हरियाणा में ही जैसे देख लें, हालाँकि राजस्थान के हैं, हुँ, लेकिन आपने जो देखा कि वो जो कई बार फार्मर्स के इश्यू को लेके काफ़ी जाट्स काफ़ी निकल के आए, उतना बीजेपी को इतना कुछ खामियाजा पॉलिटिकली नहीं भुगतना पड़ा। इस मामले में क्या होगा हमें पता नहीं, लेकिन ये परसेप्शन का है कि जनरली जहाँ पे डैमेज बीजेपी की कर रही है कि आपने किसी को वाइस प्रेसिडेंट चुना, हुँ, इन ऐसे पर्सनालिटी को चुना जिनके खिलाफ फिर वो राज्यसभा चेयरपर्सन के खिलाफ आरोप लगने लगे अपोजिशन का कि ये पूरा ही पार्टीजान है, पूरा ही सत्ता पक्ष के लिए करते हैं काम। उनको इस तरह से हटाना, अब देखिए, मोदी जी ने एक ट्वीट किया बस, वो भी बहुत टर्स ट्वीट था कि हाँ ठीक है, आपने काफ़ी सेवा कर ली है, उनको अपॉर्च्युनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी हुँ, उनको काफ़ी मिला है, और अब अपने हेल्थ पे जो है सो उसके लिए से अच्छे विशेष दे रहे हैं वो। तो जिस तरह से जाने जाते हैं मोदी जी बोलने के लिए इन चीज़ों के बारे में, जब वो कोई जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया हुँ, से उन्हें काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि भाई आपने इतना लंबा-सा। योगदान हुँ, किया, जनता के लिए आपने ये किया, आपने इतना अच्छा चलाया, वो सब कुछ नहीं था। सीधे एक टू लाइन्स का कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली देश की सेवा करने के लिए, और मतलब बेस्ट विशेस हेल्थ के लिए। हुँ, तो उससे आपको लगता है कि नहीं, ऑल इज़ नॉट वेल, मतलब कुछ और हुआ है। उसके बाद पूरे बीजेपी का आप साइलेंस देखिए, ना आप अमित शाह, जेपी नड्डा, मिनिस्टर्स, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पहले तो, और इसीलिए जो है सो, अगर उन्होंने बीमारी का कारण दिया था, अगर बीमारी का कारण होता तो अभी तक तो आप चारों तरफ से सिंपैथी होती, और हुँ, वो फिट थे, उनका कोई भी ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसपे फिटनेस पे कोई डाउट नहीं था उनका। तो उसपे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हुआ क्या इस पे सत्ता पक्ष या बीजेपी क्लैरिटी कभी नहीं ला रही है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। सारे सोर्सेज के थ्रू चल रहा है, और सोर्सेज में कहते हैं ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि ये हुँ, कारण था, वो कारण था, तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इन सर्कमस्टेंसेज में अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाना पड़ा है,
और रूलिंग पार्टी चुप है, ये हर्ट करता है, बिकॉज आपके वो कैंडिडेट थे, एनडीए के कैंडिडेट थे वो, और छोड़ा, उन्होंने खुद छोड़ा या उनको बोला गया छोड़ने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिसपे कि सरकार को, बीजेपी को ओपनली आके बताना पड़ेगा कि हुआ क्या। ये डैमेज कर रहा है कि भाई आप बताना क्यों नहीं चाह रहे। ये जो शक और शुबा जो है ना कि किस कारण से हुआ, ये रूलिंग पार्टी को वो सूट नहीं कर रही है उस नैरेटिव में। तो नेक्स्ट पॉलिटिकली करेक्ट सबको ज़रूर देखना होगा, जिसमें आप इसके बारे में और बताएंगे। चोको, एक और हमारे व्यूअर वो भी ये जानना चाहते हैं, भारत का अगला भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा और उपराष्ट्रपति कौन होगा? उपराष्ट्रपति पे आप बोल चुके हैं, लेकिन बीजेपी भाजपा अध्यक्ष भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हमें पता नहीं है, और फ्रैंकली जो मुझे कहा जा रहा है कि ऊपर में ही पूरा फाइनल कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए। वो स्टेज आया नहीं, बस ड्रैग कर रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा ये। जी, आशीष देव सिंह जानना चाहते हैं, जिस तरह से पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और ऑपोजिशन जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं आपको संसद की ज़रूरत नहीं लगती, इससे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दों के लिए बना था ये प्लेटफॉर्म है, तो सड़कों पे आना चाहिए अपने इन मुद्दों को उठाने के लिए, वो पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे? वो सही कह रहे हैं, सड़कों पे आना चाहिए मतलब विपक्ष को, एक वो मतलब वो उनका जायज़ है उनका जो ये है। पर दूसरा, जहाँ तक एक एक जो नैरेटिव आता है जो हमेशा देखते हैं, रूलिंग पार्टी जब भी होती है, अब यूपीए के समय भी होते तो जब लगातार बीजेपी पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो रहा था, उस समय भी होता था, ये भी हो रहा है। तो उस समय बीजेपी का ये तर्क था, अरुण जेटली कहा करते थे कि भाई प्रोटेस्ट जो है हमारा लेजिटिमेट राइट है, अगर पार्लियामेंट में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम तो नहीं चलने देंगे फिर पार्लियामेंट को। अब वही थोड़ा घूम के जब यही यूपीए के लोग या कांग्रेस के लोग अब जब वो कर रहे हैं तो फिर बीजेपी कह रही है कि पूरा बर्बाद कर रहे हैं और नहीं चलने दे रहे हैं। तो चलिए, राजनीति में चलता रहेगा, लेकिन प्रोटेस्ट अगर सरकार नहीं मान रही है तो पार्लियामेंट में ये भी एक, जो अरुण जेटली कहा करते थे कि ये भी एक विपक्ष का हथियार होता है। दैट सेड, सही बात है, लेकिन क्या एक सही हथियार है? बीजेपी ठीक से इस्तेमाल कर रही है, सॉरी कांग्रेस ठीक से इस्तेमाल कर रही है, इंडिया ब्लॉक, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ये कह रहे हैं कि रोड पे आना चाहिए। अरे देखिए, अगर सरकार नहीं मान रही है तो कब तक पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट नहीं चलना हमेशा सरकार के फायदे में होता है, क्योंकि वही वो समय होता है जो सरकार को फोर्स कर सकते हैं जवाब देने के लिए। अब जैसे ठीक है, एसआईआर पे अब सरकार ने कहा कि अभी भी कमिट नहीं कर रही है कि डिस्कशन नहीं करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर, विपक्ष का कहता जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पे लंबा 16 घंटे का दोनों हाउस में डिस्कशन माना है जी। अब इसमें सरकार को भी पता है कि एक तो अवॉइड नहीं कर सकती डिस्कशन, दूसरा ये हमेशा विपक्ष के फेवर में ही जाएगा। ये ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन में आपको अभी श्योर नहीं हो सकते। देखिए, विपक्ष के क्या क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप कहते हैं कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया, ये रुकवाया ये वॉर। सरकार का पूरा क्लियर स्टैंड है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान ने अप्रोच किया और फिर हमने उसको हाँ कह दी। सरकार को ऑलरेडी उस पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है। होगा क्या कि 16 घंटे के डिबेट में अपोजिशन लोग ऐसी ऐसी कई चीज़ें कह चुके होंगे कि वो खुद ना फंस जाए उसमें। अब जैसे बार बार अपोजिशन करे कि भाई हमारे एयरक्राफ्ट गिरे कि नहीं गिरे, ये बताओ, या गिरे तो कितने गिरे। अब उस टोन से ऐसे लगता है ना जैसे कि आप कह रहे हो कि यार मतलब हम जैसे मतलब हमारा ही ज़्यादा नुकसान हो गया। जो मैसेज जो आप दे रहे हो कि हमारे एयरफोर्स ने ठीक से लड़ाई नहीं लड़ी, जैसे ये हो गया पाकिस्तान को एक अपर हैंड मिल गया हमारे खिलाफ। तो आप जो नैरेटिव देना चाह रहे हैं बेसिकली कि ऐसे लगा जैसे नुकसान होने से मतलब आप मतलब सिंपैथाइज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस वो टोन पे डिपेंड करता है किस तरह से पूछते हैं। ठीक है, ये सही बात है कि सरकार को क्लियर आना चाहिए कि जब हमारे आर्म फोर्सेस मतलब हमारे एयरफोर्स की तरफ से भी आ चुका है, सीनियर लीडरशिप जो है इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं कि हुआ है नुकसान, कितना हुआ है, कहाँ हुआ है। अरे वो डिटेल जान के आप क्या करो। ठीक है, सरकार को आना चाहिए, लेकिन वो आपका मुद्दा अब अगर सरकार ने नहीं भी कहा या कह भी दिया तो उससे हमारे मतलब आगे कैसे ले जाती है बात को। जब भी कोई लड़ाई होगी उसमें कुछ नुकसान तो होगा ही। उसमें हार्डवेयर का नुकसान हुआ ना, चलो कुछ करोड़ चले गए, लेकिन आपके नैरेटिव को कैसे सपोर्ट वो करता है? क्योंकि हम वॉर जीत चुके हैं, इसमें तो आपको डाउट नहीं है। क्या इस पे अपोजिशन का डाउट है कि हम जीते या नहीं जीते? ये तो नहीं है अपोजिशन को डाउट। तो एक ही चीज पे इतना फोकस कर रहे हैं आप, और इसको फिर बीजेपी इसको
उल्टा उन पे चढ़ जाएगी, आप करना क्या चाहते हो, मतलब तो वो आप क्या दिखाना बैकफायर ना चाहते कर हैं, जाए। वो बैकफायर भी कर सकता है। क्योंकि उससे रिलेटेड जितना होगा, आपने प्रधानमंत्री से लेके जितने ही बीजेपी के लीडर्स का सुनना है, सीधे सा है कि ठीक है हम वॉर जीत चुके हैं, जो सच्चाई भी है। पाकिस्तान का ने बहुत नुकसान किया, पाकिस्तान को घुटने देखने पड़े। अब इसको तो आप क्वेश्चन नहीं करेंगे अपोजिशन होके, तो और क्या पूछना चाहते हैं? डिप्लोमेटिकली डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया, ये सिद्ध करना चाहते हैं, उससे क्या कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा पता नहीं। तो खैर मैं केवल ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या उनको उतना फायदा मिलेगा। एसआईआर पे हो गया। अब जैसे मैंने कहा कि सरकार के गलत स्टैंड है कि अगर ठीक है आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, अगर इलेक्शन कमीशन मना कर दे इस पे करने पे, तो कोई भी अपोजिशन पार्टी या कोई भी होगा, पार्लियामेंट एक फोरम है जिसमें आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। आप डिस्कस करने में क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें फिर आप एडजर्नमेंट मतलब पूरा करवाते रहेंगे, उससे भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कई और मुद्दे हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं। सरकार को घेरने की बात है। अब आप पूछे कि अच्छा ठीक है किसानों की बात करें, आप उनको क्यों नहीं रिमाइंड करते कि भाई आपने 2022 तक आपने कहा था कि किसानों का हम दुगुना कर देंगे, क्या हुआ? आपने बजट में, मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन के लिए अगर पूछना चाहे तो बहुत सारा चीजें हैं जो प्रश्न है जो कंस्ट्रक्टिव वे पूछे में जा जो जनता सकते के हैं। हित का है उसको उठा सकते हैं, जिसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अब पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो थी आपकी, बहुत मेजर वे में इंटर्नशिप स्कीम पिछले बजट में जो है अब ऑलमोस्ट फ्लॉप कर गई है। आप द प्रिंट का स्टोरी से पढ़ेंगे, उसमें बहुत कम ऑफर हैं, जो लोग ऑफर ले भी लेते हैं वो भी कई सारे छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हार्डली उसका मतलब ऑलमोस्ट फ्लॉप कर गया है वो शो। आप उस पर सरकार को क्यों नहीं घेरते कि भाई आप तो इतना नौकरी देने का 2 करोड़ नौकरी देने का अपनी इस इंटर्नशिप स्कीम तक के लिए कि आपने कितना दिया, कितने लोग कहाँ कर रहे हैं, आप घेरना है घेरिए। आपके ऐसे स्मार्ट सिटीज वाला आपने मिशन खत्म कर दिया, क्या हुआ, क्या अचीवमेंट रहा, कितने पैसे खर्च किए, हमको दिखाइए कहाँ पे स्मार्ट सिटी है, बोलिए आप जाके। स्वच्छ भारत का क्या हुआ, आप लीजिए 14 से पिक्चर ले जाके दिखाइए आप। मतलब अगर आपको सरकार की खामियां लोगों को दिखानी है तो करने को बहुत सारी बातें हैं, आप एक ही मुद्दे पे अटक गए हैं। अच्छा ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने मान लिया, अब एसआईआर को लेके अब ठीक है, आप नहीं चलने तो नहीं चलने, अगर आप एजेंडा भी इसका बिजनेस भी देखे आप इनका इस सेशन के लिए जो है बिल्स हैं, लेकिन इतने इतनी इंपॉर्टेंट बिल्स भी नहीं, सरकार के पास उतना बिजनेस भी नहीं है, तो आप डिसरप्ट करते रहे पार्लियामेंट को और सरकार बचती रहेगी। पार्लियामेंट सेशन होता है कि आपको सरकार को घेरने की जरूरत है, सेशन आफ्टर सेशन आप खुद ही अपना अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं सरकार को घेरने का। हमेशा सरकार को इससे फायदा होता है डिसरप्शन से, अपोजिशन से ज्यादा फायदा सरकार को होता है। जी। हानिबल एक और व्यूअर वो जानना चाहते हैं, राहुल गांधी वो कहते हैं अक्सर अपनी ही पार्टी नेताओं को अपने उठाए मुद्दों के पीछे क्यों नहीं ला पाते, जनता की तो बात ही छोड़िए। वो कहते हैं उनके पार्टी सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन करने और उन्हें बढ़ावा देने में साफ तौर पर हिचकिचाते दिखते हैं, चाहे वो राफेल घोटाला हो, चाहे वो अंबानी अडानी हो या हालिया आत्मसमर्पण वाला तंज। अक्सर ऐसा लगता है कि वो अकेले ही इन एजेंडों को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके विपक्षी सहयोगी भी इन मुद्दों को नहीं छूते हैं। देखिए अभी जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है ना, उनका है कि बेसिकली दिखाना है कि मैं सबसे बड़ा एंटी मोदी नेता हूं देश का, अगर आप मोदी को लाइक नहीं करते हैं तो मैं ही ऑल्टरनेटिव हूं और कोई नहीं है, और इसीलिए हर एक इश्यूज पे पूरा पर्सनलाइज उसको बना लेते हैं पूरा अटैक। अब आत्मसमर्पण की बात कर रहे हैं, अब इन चीजों को बोल के आपको लग रहा है कि जनता इसमें आएगी कि हाँ ये सही हो गया, मतलब ये कहने का एक जिस तरह का तरीका ये सब होता है, ये लोगों के साथ दूसरा से अच्छी तरह जेल नहीं करते इस तरह की चीजें। उसका मेन प्रॉब्लम है कांग्रेस में एक कोई ऐसा डिस्कशन का फोरम नहीं है कि क्या स्टैंड ले अगर ये हुआ है तो। अब 370 जैसे हुआ, आर्टिकल 370 का जब 5 अगस्त 2019 को जब पार्लियामेंट में सारा आ गया था कि हमने खत्म कर दिया स्पेशल स्टेटस, तो राज्यसभा के अंदर आपने देखा गुलाम नबी आजाद से लेके और सबने मतलब इतना फिर अपोज किया, गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये है वो है। फिर उसके बाद जाके इनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें फिर थोड़ा सा इन्होंने इसको डाइल्यूट किया कि ठीक से प्रोसेस फॉलो नहीं किया, ये नहीं है वो नहीं हुआ। अब है, अब चुप है, उसमें बस स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल जो इनका चला था वो बंद हो गया। अब
अब इनसे कोई अगर पूछे कि अच्छा ठीक है अगर आप पावर में आओगे तो क्या आप वापस लेके आओगे स्पेशल स्टेटस, ये भी नहीं बोलेंगे, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। इसमें वो क्लैरिटी नहीं है स्टैंड का। वो क्लैरिटी तब है कि आपका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या होगा। वो अकेले राहुल गांधी ऐसा नहीं कि सुबह में उठे उन्होंने स्ट्रेटेजी डिसाइड कर ली। आपको बैठना पड़ेगा सीनियर लीडरशिप के साथ, या जो थिंकर्स हैं आपके और जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सबके साथ बैठ के डिस्कशन कि क्या सही है क्या गलत है, एज एन अपोजिशन पार्टी हमारा क्या स्टैंड लेना चाहिए। जब तक उस तरह का डिस्कशन नहीं होगा, ये क्या करते हैं कि पहले तो सब कुछ बोल जाते हैं ये लोग, फिर एक बार कहने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला लेंगे जिसमें वही रिपीट करेंगे जो बाहर बोल चुके हैं, तो डिस्कशन ही नहीं होता। तो उसमें जिन लोगों को अपोजिशन जो जिनका प्रॉब्लम होता है पार्टी के स्टैंड से, कुछ उसमें बोल देता है। अब जैसे अगर सरकार अगर भेज रही है अपोजिशन को बाहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंगेज करने के लिए दूसरे कंट्रीज से, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, भेजिए। अब तो जैसे मैंने कहा था कि अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद अपना ही नाम दे देना चाहिए था कि हम खुद ही जाना चाहते हैं उसमें, फिर देखते हैं सरकार क्या करती है। तो शशि थरूर को पता है कि एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसमें आपको जाना है सरकार के साथ। तो आप कहने को पार्टी कांग्रेस ने कह दिया कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हर एक कदम पे जो है सो उनको आप क्रिटिसाइज करो, अपोज कर रहे हो। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सरकार से कि भाई अगर इस पार्टी से मांगा तो जो पार्टी ने कहा उसको आप क्यों चुनोगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको वैलिड हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप अपनी पार्टी और शशि थरूर से लेकर जो भी उनको आप अंडरमाइन करने लगो। तो ये सारा है एक लैक ऑफ डेमोक्रेटिक आप डिस्कशन जो होना चाहिए पार्टी में स्टैंड को लेके, वो नहीं हो पा रहा है, वो मैकेनिज्म ही नहीं है पार्टी में। और इसीलिए जब पार्टी लीडरशिप या राहुल गांधी एक जब स्टैंड तय कर लेते हैं तो बाकी जो डिसएग्री करते हैं वो या तो चुप हो जाते हैं या फिर एक आध दो बोलते हैं, तो फिर उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है उनको। संकल्प का एक प्रश्न है, बहुत थोड़ा अलग प्रश्न है, वो ही जानना चाहते हैं आजकल भारतीय राजनीति इतनी दिशाहीन क्यों है। और वो इसमें एक तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं शिवसेना का स्वदेशीवाद के राग अलाप रहे हैं, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, और भाजपा सचमुच एक वो कह रहे हैं लेन देन वाली पार्टी, वोट के लिए कल्याण करेगी, उस तरह की पार्टी बन गई है। लेकिन एक तरह से जो आदर्श राज्य होना चाहिए, जो पॉलिटिक्स होना चाहिए, उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। देखिए, इसको लैक ऑफ पॉलिटिकल इमेजिनेशन कर लीजिए। अभी किसी भी पार्टी में, हालांकि आपने वो क्वेश्चन वो मैंने भी उनका देखा हुआ, वो पीके की भी बात कर रहे हैं। जी, उन्होंने काफी सारे लोगों के तो नाम वो दिए। प्रशांत किशोर का भी कह रहे हैं कि उनका भी कुछ नहीं है उसमें। उसमें मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, लेकिन जनरली जो है इमेजिनेशन जैसे पॉलिटिशियंस का जैसे खत्म हो गया है। अब मेनली क्या होता है इनको लगता है कि अच्छा ठीक है मेरा ये वोट बैंक है। अगर समाजवादी पार्टी हो गई, या फिर चलिए बिहार का इलेक्शन होने वाला है, तो अब आरजेडी खुश होकर बैठी हुई है कि हमारे पास लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, तो सारे मुस्लिम्स आ जाएंगे, ज़्यादा मेरे वोट बैंक है, तो 32% मेरा है ही। बाकी 10% 12% अगर हम एंटी नीतीश कुमार वोट या एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट है वो आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसके बियॉन्ड तो सोच ही नहीं रहे हैं। इधर एनडीए में यह है कि ठीक है ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नेशनलिज्म के मुद्दे पे हम काफ़ी ऊपर में रहते हैं, हिंदुत्व के लेकर हम उसके ऊपर में, हमारा अपना एक वोट बैंक है, हम क्यों चेंज करें। अब बाकी जो फ्रीबीज वाला है तो ये करेंगे तो उसका हम उल्टा हम कर देंगे। तो वही घिसी पिटी बातें करते रहते हैं, कुछ नया नहीं कह रहे, कुछ नया वो तो वही एक इमेजिनेशन जिसका भी है। और इसी में देखिए, इसी में प्रशांत किशोर का मैं कहूँगा थोड़ा अलग है, पता नहीं सक्सेसफुल होते या नहीं है। एटलीस्ट जैसे उन्होंने उठाया कि बिहार में माइग्रेशन की बात जैसे कर रहा है कि 20% बिहारी जो है सो बाहर चले, देश के स्टेट के बाहर जाके काम करता है। मुद्दा रहा है, कोई उस तरह से ये नहीं कर रहा है। अब प्रशांत किशोर क्या करे, जो आप ही के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार करें, वो जनता को बताएं कि हम माइग्रेशन रोकने के लिए ये हम करेंगे। जनता कन्विंस हो नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन वो अपना ब्लूप्रिंट बताएंगे हम क्या करेंगे। अब नीतीश कुमार ने कह दिया कि हम ठीक है अब 2 करोड़ जॉब हम दे देंगे। अब ये पूछ रहे हैं उनसे कैसे कैसे दोगे बताओ। ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल से लेके ये मेरे ख्याल से ब्लॉक लेवल तक जाएंगे। इन्होंने जैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया, हर एक प्रखंड के लिए मेरा विकास का ये रहेगा रूपरेखा, मैनिफेस्टो, उस नीचे तक ले जाना कि लार्जर नहीं 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नीचे तक का वो थोड़ा अलग है। और स्पेशली बिकॉज वो सबका सोल्यूशन बता रहे हैं, ये नहीं कि अब कास्ट सेंसस हम कर देंगे और सारा का जो है सो इनकम इनक्वालिटी खत्म हो जाएगा, सोशल इनक्वालिटी खत्म हो जाएगा।
जो कांग्रेस कर रहा है कि कास्ट सेंसस मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे ठीक होगा वो नहीं कह रहा है। रिजर्वेशन जो है ठीक, ओबीसी को हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, आप यही कहोगे, लेकिन रिजर्वेशन बढ़ाने से आपके पास नौकरियां कितनी है? अब प्राइवेट सेक्टर को आप लाओगे, जब आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। जैसे बिहार की अगर बात करें तो कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे। तो उसमें अब एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपको बताना पड़ेगा कि हम ये स्टेप लेंगे। जब आप लेना शुरू करेंगे इस तरह का, फिर जनता को बताना शुरू करेंगे, वो ज़्यादा कन्विंस्ड होगी जनता। वो कोई पार्टी नहीं करी है। नेशनली जैसा मैंने कहा ना कि बस एक मंडल वर्सेस का मंडल वाला जो पुराना चल रहा है फिर से वो चला रहे हैं, बाकी उसमें कभी फ्रीबीज घुस जाता है, फिर उसमें नेशनलिज्म आ जाता है, कुछ भी नया नहीं है। और लैक ऑफ पॉलिटिकल इमेजिनेशन का एक ये भी रूलिंग पार्टी के साथ जनरली जो हो रहा है स्टेट्स में भी और शायद कुछ हद तक सेंटर में भी, अब जहाँ ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करने लेंगे पूरी तरह से, वो नौकरशाही जहाँ डोमिनेट करेगी। देखिए नौकरशाह हमेशा स्टेटस कोइस्ट होता है, उनको पॉलिसी वाइज किसी भी तरह से उनको ज़्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप कुछ बहुत ज़्यादा नया करने का उनका नहीं होता। बाय नेचर वो जो है स्टेटस कोइस्ट होता है। अगर उनको आपने छोड़ दिया पूरा गवर्नेंस उन पे, तो फिर भी कुछ भी इमेजिनेटिव आप उसमें आपको नहीं आएगा। इमेजिनेशन पॉलिटिकल लीडरशिप को लाना पड़ेगा, जो अभी नहीं दिखता हमें। हमारा एक आखिरी सवाल, रूफ 007 जानना चाहते हैं। यह कोई, वो खुद ही कह रहे हैं, आम राजनीतिक सवाल नहीं है, लेकिन अगर आप बता सकें तो ज़रूर जवाब दें। वो जानना चाहते हैं भाजपा के शीर्ष 5 सबसे ताकतवर नेता कौन हैं? ऐसे नेता जो पूरी तरह से आला कमान की सद्भावना और अपनी कमान की ताकत पर निर्भर नहीं हैं। हम 1 और 2 को जानते हैं और उनको ये ज़रूर अच्छा लगेगा कि बाकी दिग्गज नेता कौन हैं। देखिए 1 2 को आप जानते ही हैं तो बाकी फिर बाकियों को भी आप जानते हैं। जो आप कह रहे हैं बेसिकली आप मास लीडर पूछ रहे हैं कौन है, आपके सामने हमेशा डिस्कशन वही होता रहता है। आपके योगी आदित्यनाथ हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए, आपके शिवराज सिंह चौहान हो गए, आप हिमंता बिश्व शर्मा हो गए, अपने अपने स्टेट में है, नितिन गडकरी हो गए। अब इसमें अपने अपने राज्य में तो ये काफ़ी ये है, लेकिन अब इसमें से ये होगा कि इनका नेशनली किनका कितना अपील है, उसमें फिर अब योगी आदित्यनाथ पे आएंगे। अब गडकरी जी को ठीक है, मतलब अपील है, वोट्स कितना ट्रांसलेट होगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बहुत बड़े मास लीडर हैं, नेशनली उनको कितना मिलेगा। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना कि 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। मतलब मैं केवल वो बात कर सकूँ जो प्रोमिनेंट है, जो आपको ही पता है। इसमें मैं आपका कुछ नया, इसमें कुछ पर्सपेक्टिव में नया नहीं दे पाऊंगा। इसमें जो आपको पता है वही बात मैं रिपीट कर सकता हूँ। हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉलिटिकली करेक्ट भी आप देखना ना भूलिएगा, जिसमें और वो जानकारी देंगे वीपी वाले इशू पे। हमारे शो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।